Hello everyone. In the last video we studied about Coulomb's law और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। वो हमारी एक स्केलर फॉर्म थी, उसमें हमने डायरेक्शंस इंक्लूड नहीं करी थी, लेकिन आज हम इनमें डायरेक्शंस भी इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पर दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं Q1 और Q2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस अपार्ट। तो इसमें कुछ नोटेशंस देखते हैं। अगर मैं Q1 से Q2 की तरफ जा रही हूँ तो इस डायरेक्शन की बात करूँ, इस डायरेक्शन में जो मैं यूनिट वेक्टर लूंगी उसको मैं नाम दूंगी R12 कैप। इट मीन्स आई एम गोइंग फ्रॉम चार्ज 1 टुवर्ड्स चार्ज 2। और अगर मैं 2 से 1 की तरफ जा रही हूँ इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में जो मैं यूनिट वेक्टर लूंगी उसको मैं नाम दूंगी R21 सिंस आई एम गोइंग फ्रॉम चार्ज 2 Q2 टुवर्ड्स Q1। तो ये मैंने एक नोटेशन ली है। देन लेट अस सपोज दोनों Q1 Q2 चार्जेस पॉजिटिव हैं। अगर मैं लिखती हूँ कि Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज की वजह से फोर्स जितनी लगी उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 विद वेक्टर साइन। इसका मतलब है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। So F12 means force on Q1 due to Q2. If I write F21, it means force on Q2 due to Q1 कि Q2 पर कितनी फोर्स लग रही है Q1 की वजह से। तो ये मेरी नोटेशंस का मतलब है। नाउ मेरे Q1 Q2 दोनों मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए। इट मींस बोथ आर सेम काइंड ऑफ चार्जेस। सो Q1 is greater than 0 and Q2 is greater than 0. In that case there will be a force of repulsion between them. मान लो मैं चार्ज Q1 की तरह के ऊपर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं Q1 की जगह हूँ, तो Q2 मुझे इस साइड पुश करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मुझे Q2 पुश करेगा। इट मींस आई विल राइट दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। सो दिस इज माय F12 वेक्टर। अगर मैं Q2 की जगह बैठी हूँ तो Q1 मुझे टुवर्ड्स राइट पुश करेगा, बिकॉज ये दोनों सेम चार्जेस है, सेम लाइक चार्जेस है। इसका मतलब लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। तो Q2 पर अगर मैं बैठी हूँ देन आई विल बी पुश टुवर्ड्स द राइट एंड this will be written as F21 vector, that is force on charge Q due to charge 1. Now F12 vector क्या होगा? Means the force on charge 1 due to Q1 due to charge Q2 will be given by K Q1 Q2 upon R21 square। यहाँ पे मैं R भी लिख सकती हूँ बिकॉज R21 और R12 बराबर है इन द डायरेक्शन R21 कैप। ध्यान से देखो, यहाँ पर फोर्स F21 कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है F21? टुवर्ड्स लेफ्ट। और लेफ्ट की डायरेक्शन में मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो है ये, दिस इज माय यूनिट वेक्टर इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर जो लिया था वो मैंने लिया था R21 कैप। तो इसलिए मैंने जो यहाँ पे फोर्स ली है F12 वेक्टर, उसके अंदर डायरेक्शन कौन सी आ रही है? R21 कैप। सिमिलरली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, इसको मैं F21 वेक्टर से रिप्रेजेंट करती हूँ एंड इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर इन द डायरेक्शन R12 कैप। यहाँ पर F21 वेक्टर कहाँ लग रहा है? F21 वेक्टर इज टुवर्ड्स राइट और इस डायरेक्शन में मेरा यूनिट वेक्टर कौन सा है? दिस इज माय यूनिट वेक्टर। ये कौन सा है? टुवर्ड्स राइट R12 कैप। तो F21 वेक्टर में जो मैं डायरेक्शन लिखूंगी दैट विल बी R12 कैप। अब जो यूनिट वेक्टर होता है उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? दोनों का 1। यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, लेकिन ये जो R21 कैप है और ये R12 कैप है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है एग्जैक्टली। एक इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब R21 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 कैप। और मेरा जो मैग्नीट्यूड है दोनों का, ये हमारा R12 इज इक्वल टू R21 इज इक्वल टू R, क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। यहाँ पर हम खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इनकी जगह सिंपल R भी लिख सकते हैं। सो जब हमने R21 कैप को माइनस ऑफ R12 कैप से रिप्लेस किया, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरे पास एक कंडीशन आती है कि F21 वेक्टर कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। और ये चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन करी है, दोनों एक्सप्रेशंस लिखी हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज
ये दोनों एक्सप्रेशन है मेरे पास। यहाँ पर मैंने R12 कैप को -R21 कैप से रिप्लेस किया एंड आई गेट दिस रिलेशन। सो इसमें देखेंगे दिस कम्स आउट, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज दिस F12 vector. So can I write it as minus F12 vector? So it means F21 vector is equal to minus F12 vector. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो सेटिस्फाई हो रहा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कुछ फोर्स लगाता है तो दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पर सेम फोर्स लगाएगा बट इन opposite direction. This is what Newton's third law as well says. So here I have written that it shows that Coulomb's law of electrostatics follow third law of motion. जो third law of motion है वो follow कर रहा है. Now let's discuss a few differences between mass and charge. Mass और charge में क्या differences होते हैं? आ सकता है क्वेश्चन भी, इट्स नॉट, इसमें कोई वो नहीं है, हम डिस्कस कर सकते हैं आराम से। प्लस जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है बट चार्ज हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। फोर्स बिटवीन टू मासेस हमेशा अट्रैक्टिव होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है, लेकिन जो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है वो बहुत अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। हमारी मास प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस फॉलो नहीं करता लेकिन चार्ज इनवेरियंस प्रॉपर्टी फॉलो करता है। इट मीन्स mass at rest is not equal to mass in motion, but charge at rest is equal to charge in motion. Now mass is not conserved. जो हमारी रिएक्शंस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन में, वहाँ पे मास कंजर्व नहीं होता बट चार्ज कंजर्व रहता है। मास इज येट नॉट क्वांटाइज्ड। वैसे हम हिग्स बोसन डिस्कवर कर चुके हैं बट चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड। अभी तक बुक्स के अकॉर्डिंग मास इज नॉट क्वांटाइज्ड एंड चार्ज कैन बी क्वांटाइज्ड, Q is equal to any condition, ये जो क्वांटाइजेशन कंडीशन होती है। Mass plays an important role in the field of gravitation, but charge plays an important role in the field of electricity. SI unit of mass is kg and SI unit of charge is coulomb. It's ये जो हमारी जो मास होता है एक फंडामेंटल यूनिट होती है बट चार्ज एक डिराइव यूनिट होती है। So this is the end of the video. I hope you understood it. That's all for now. Have a good day.